Hello, guys. A very good afternoon. Sorry, the session is getting delayed for some reasons. The story of poetry जो है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड आज मुझे नेहा ने ये सारा भेजा हुआ है मेरे को बुक का मटेरियल. कल जो हमने जहाँ तक करा था उसको एक बार दोबारा फिर से देखेंगे एंड टुडे वी ओनली विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक. ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह हम थोड़ी देर की क्लास रहेगी बिकॉज आज जो है थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है वो गड़बड़ है. हम इसको ज़रा सा इसकी डिटेल्स देख लेते हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं. सो आर यू एबल टू हियर मी? Let me know in the comment section and then we will be starting this session. राजीव ईरम क्या हो गया था ईरम? That's okay, that's not a problem. So say hi everyone because अभी अचानक से क्लास को मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया है तो all your comments got vanished. दीपशिखा, मेधावी, नेहा. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फिर से इस टॉपिक को पढ़ते हैं. लिखा यू हैव रेड मैनी पोएम्स इन योर टेक्स्ट बुक्स. ये तो हमने पढ़ ही लिया था कल. लिखा हुआ है बेसिकली द स्टोरी ऑफ पोइट्री. तो पोइट्री की जो स्टोरी है उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे. जब ये पूरा पढ़ लोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है. तो इसको जब आप पढ़ लोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे कि आखिर ये कहाँ से इनकी एग्जिस्टेंस हुई है. ओके, वर्ड्स आर यूज्ड. मैंने इंग्लिश ग्रामर बोल दिया, इंग्लिश लिटरेचर. वर्ड्स आर यूज्ड नॉट जस्ट फॉर मीनिंग. पोइट्री में क्या होता है कि वर्ड्स जो है वो मीनिंग के लिए यूज नहीं होते हैं बट ऑल्सो फॉर देयर साउंड एंड इमेजेस. अपने साउंड एंड इमेजेस के लिए यूज होते हैं. लेट अस रिकॉल द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम डब्ल्यू.एच. ऑर्डन. डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने कुछ लाइंस बोली थी, उनके बारे में हम बात करते हैं. जैसे लिखा हुआ है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, nurses flowers will not last, nurses to the graves are gone and the prams go rolling on. So basically यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि you must have noticed the images of leaves, flowers, graves and prams. तुमने इनकी images के बारे में देखा होगा. What about arrangements of words? Arrangement of words in separate lines which rhyme at the end. जो लास्ट में जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है जो राइम बनाते हैं, बेसिकली यही है. डोंट यू थिंक दैट टुगेदर सजेस्ट द साइकिल प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ? क्या आपको नहीं लगता कि साथ साथ अगर हम पढ़े तो ये लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है उसको बताती है. यू मे बी इंटरेस्टेड इन हैविंग एन आइडिया ऑफ द टाइम. आप ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड होंगे जब पोइट्री की शुरुआत हुई होगी इंग्लैंड में. पोइट्री स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम द टाइम. उस समय पोइट्री की जर्नी स्टार्ट हुई जब मैन यूज्ड लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस हिज इमोशन. जब आदमी ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज किया था. ये शुरुआत हुई. इट बिगैन विद द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ऑन दिस कॉन्टिनेंट. जब इंग्लिश पीपल की इतिहास की शुरुआत हुई तभी ये पोइट्री की भी शुरुआत हुई. जैसे अगर एंग्लो नॉर्मन की और एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात करें तो ये जो है इसका पोइट्री का प्राचीन रूप है एक तरीके से. ओल्ड इंग्लिश की बात करें जो इज कॉल्ड हैड मैनी फ्रेंच एंड जर्मन वर्ड. देखो इसमें अंडरलाइन भी इसने करी है पहले. द पोएट्स टोल्ड द स्टोरीज ऑफ ग्रेट क्रूसेड्स एंड सी वॉयज. कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पोएट्स जो स्टोरी करते थे, जो लिखते थे, वो बेसिकली धर्म युद्ध और समुद्री यात्राओं पे लिखते थे. द टेल्स ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल. किंग आर्थर की जो कहानियां थी वो उनकी राउंड टेबल के बारे में कहानियां थी. वही रिजल्ट थे, इस ट्रेंड का हिस्सा थे एक तरीके से. अच्छा, अगर हम बात करें मिडिल इंग्लिश पीरियड की तो हम नोटिस करते हैं द इमर्जेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. जो नेशनल लैंग्वेज है और लिटरेचर है उसका उद्भव नोटिस करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड में. राइट. जियोफ्री चॉसर मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. आपको तो चॉसर के बारे में पता ही है कि इस मतलब मिडिल इंग्लिश पीरियड में जॉफ्री चॉसर ने बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. इन हिज द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे 4-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे. ही डिस्क्राइब्स द कंट्री, द पीपल एंड देयर बिलीव्स. कैंटरबरी टेल्स में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. कंट्री, द पीपल एंड देयर बिलीव्स के बारे में बात करते हैं. दीज थिंग्स स्टिल अपील टू अस. ये हमें अपील करती हैं. ओके. द पोएम प्रेज इन कैरेक्टर्स सच एज द वाइफ ऑफ बाथ. पोएम जो है वो कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट करती है. वाइफ ऑफ बैथ जो कि नोबल सरदार था, एक अच्छा सरदार था. द स्क्वायर, द फ्रायर, द प्रायोरिस, ये सब किसके बारे में? कैंटरबरी टेल्स के बारे में. दे स्टिल अम्यूजेस अस बिकॉज ऑफ देयर पेक्यूलरिटीज. वो इसीलिए हमें थोड़ा मजा दिलाते हैं क्योंकि वो बड़े अजीब से हैं, मतलब उनका थोड़ा पेक्यूलियर होना, थोड़ा अजीब होना.
इन हिज पोइटिक वर्क्स, उनके पोइटिक वर्क्स की बात करें तो चॉसर डिड नॉट यूज द ओल्ड इंग्लिश इरेगुलर लाइंस एंड लिटरेशन। तो चॉसर ने थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने ओल्ड इंग्लिश लाइंस को नहीं यूज किया, अनुप्रास को नहीं यूज किया। राइट, आगे देखते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये बात करते हैं कि अनदर इम्पोर्टेंट पोइट ऑफ द टाइम वाज विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, स्क्रीन पर आपको क्लियर दिख रहा है? बिकॉज आई फाइंड इट अ लिटिल ब्लर, बट मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है इसमें, सो इट माइट बी लिटिल क्लियर। क्लियर दिख रहा है सबको? समझ आ रहा है जो भी आप चल रहा है यहाँ पे? We are actually going to translate the entire topic in Hindi and trying to understand the main points of this particular चैप्टर। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं आज के सेशन में, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने और समझने की और जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट विलियम लैंगलैंड। उनका जो विजन था, प्लाइज ऑफ पोमेन, प्लोमेन में था जो विजन उनका, ये कंसिस्ट करता है अ सीरीज ऑफ ड्रीम विजन्स। ड्रीम विजन्स की सीरीज को कंसिस्ट करता है, मतलब उसके अंदर लाता है। इस पोयम में वो क्या अटैक करते हैं? ही अटैक्स द सोशल इल्स, जो सोशल इल्स है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, और मैन की जो चाहत है, तो वो बताते हैं कि लर्न टू लव, हाउ टू लव, मतलब वो सिखाते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। इट मे बी सरप्राइजिंग फॉर यू टू नो, ये आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो सकता है ये जानना, दैट फॉर अर्ली 200 years, 200 साल पहले की अगर हम बात करें, तो चौसर, देयर वॉज नो ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस्ड। चौसर के बाद कोई भी लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ था इंग्लैंड में। एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन था सर थॉमस मेलरी का, ली मॉर्टेड आर्थर। वही सारे आपने अभी पढ़ा कि आर्थर टेल्स होती थी, तो सर थॉमस मेलोरी ने जो लिखा था, देखो ये सारे नाम जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और एक के बाद एक नाम आपके आगे रिपीट होकर के एक तरीके से सर्किल बनाते रहेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सर्किल आल्सो। सो वन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन इज थॉमस मेलोरी, जिनकी बुक थी ली मॉर्टेड आर्थर। ओके, इंपॉर्टेंट पोइट्री। द पोएम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ये जो पोएम थी ली मॉर्टेड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है किसकी थी ये भी, और किस क्या है इसके अंदर। ये किंग आर्थर की स्टोरीज थी। ओके, 15th सेंचुरी की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड द रेनेसा, तब रेनेसा जो था, जिसको इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कहा जाता है, स्वेप्ट यूरोप, ये पूरे यूरोप को खा गया, मतलब फैल गया। द वर्ड रेनेसा मीन्स रीबर्थ एंड रिफर्स टू रिवाइवल ऑफ एंशियंट ग्रीक लर्निंग। रेनेसा एक तरीके से रीबर्थ माना जाता है, जो एंशियंट ग्रीक लर्निंग का रिवाइवल था। द स्प्रेड ऑफ लर्निंग वाज एडेड, जो स्प्रेड ऑफ लर्निंग है, मतलब जो फैलाव है लर्निंग का, वो प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू और भी ज्यादा बढ़ा। दिस मेड द क्लासिक्स अवेलेबल फॉर द कॉमन मैन। कॉमन मैन के लिए इन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल कराई। किसके थ्रू? प्रिंटिंग प्रेस के। क्या डेट है प्रिंटिंग प्रेस की, बताना कौन सा टाइम पीरियड है, मैंने कल या परसों बताया था, किसी को अगर याद हो तो। दिस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसने जनरेट की इंक्वायरी, मतलब खोजबीन की एक नई भावना, एंड ओवर थ्रू द इंस्टीट्यूशंस एंड बिलीव्स ऑफ मिडाइवल एज। और जो मिडाइवल एज के बिलीव्स थे उनसे आगे निकलने का प्रण लिया, मतलब किसी तरीके से ऐसा हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, जो कॉमन मैन में जो बिलीव्स थे, जो गलत धारणाएं थी मिडाइवल एज से चलती आ रही थी, वो निकली। ओके, इन इंग्लैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा was felt clearly during the period from the accession of Elizabeth। जब ये इस टाइम पे जो रेनेसा पूरी तरह फील किया गया एलिजाबेथ के टाइम पर और जेम्स की डेथ तक, मतलब 1558 टू 1625, इस टाइम पीरियड में रेनेसा का पूरी पूरी तरीके से वहां पे फील किया गया रेनेसा को। अंडर एलिजाबेथ इज ब्रिलियंट रूल, इंग्लैंड एक्सपीरियंस्ड इंटरनल पीस। एलिजाबेथ के ब्रिलियंट रूल के दौरान इंग्लैंड ने क्या फील किया? इंटरनल पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। क्या आया उसके टाइम पीरियड पे, मतलब अच्छा टाइम पीरियड था एक तरीके से। एंड इमर्ज वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड पावर के रूप में उसका उद्भव हुआ। द थ्री ग्रेट पोएट्स ऑफ द टाइम, कौन से थे एलिजाबेथ टाइम के तीन ग्रेट पोइट? क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर। क्या नाम था तीनों का? मार्लो, स्पेंसर एंड शेक्सपियर।
दे प्रैक्टाइज्ड एंड परफेक्टेड सेवरल काइंड्स ऑफ वर्ड्स, इन्होंने बहुत सारी मतलब वर्ड्स की रचना की, वर्ड्स फॉर्म्स अलग अलग, जैसे एपिक रोमांस आया वर्ड्स फॉर्म, जैसे पैस्टोरल आया, जैसे एलिजी आया, जैसे सोनेट आया, जैसे लिरिक आया, जैसे सटायर आया। सो ये सारी चीजें जो आई, ये वर्ड्स फॉर्म्स हैं अलग अलग। ये वर्ड्स फॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे अगर पूछा जाए कि लैंगलैंड का वर्स फॉर्म क्या था, या फिर मतलब कि चौसर का वर्स फॉर्म क्या था, इस तरीके से अलग अलग वर्स फॉर्म आए। मॉर्लो वॉज बेसिकली अ लिरिक पोइट। अगर मॉर्लो की बात करें तो ये कैसे पोइट थे? लिरिक पोइट। इनके लिए क्वेश्चन बन सकता है। इवन हिज प्लेस लाइक टैम्बरलेन द ग्रेट, Dr. Faustus and Edward II reveal his imaginative approach and a quest for ideas। मतलब उनके जो प्लेज हैं, ये सारे प्लेज एक इमेजिनेटिव अप्रोच देते हैं और आइडियाज की खोज खोज करते हैं। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना। गाइज, आर यू लिसनिंग टू मी? पीजीटी के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों पढ़ना है। फिलहाल सुरुचि एक चीज मैं बता दूं, हमारा डिस्कशन हुआ है। अ, अभी तो हम एससीईआरटी को पढ़ रहे हैं पूरा, और जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, वो एससीईआरटी बेस्ड आएंगे। एक दो क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से वैरी कर सकते हैं। हाँ, डेट आपने सही बताई, दैट्स ग्रेट। तो मैं कह रही थी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, सो उनको ये चीज समझ आ रही है। देखो, इसको बस एक बार पढ़ना होता है, आपको इसको पढ़ना है, एंड देन हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे लेकर के आएंगे बैक टू बैक। और ये हमारा चूंकि लास्ट टॉपिक है पोइट्री का, उसका सॉरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो हमें इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी चाहिए और थोड़ा सा डिटेल में इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं कि टैम्बरलिन किसका प्ले निकला? मॉर्लोव का, ठीक है। फास्टेस्ट किसका प्ले निकला? एडवर्ड किसका प्ले है? इसमें क्या दिखाया जा रहा है? इमेजिनेटिव अप्रोच किस तरीके की। अच्छा, दूसरा है, अब एक इसमें एक पॉइंट यहाँ पे आया है कि स्पेंसर की जो शेफर्ड्स कैलेंडर है, ये कैसी पोयम है? पहले तो है किसकी? स्पेंसर की। अभी स्पेंसर के बारे में हम बात करें तो ये जो है एलिजाबेथ टाइम के ग्रेट पोइट माने जाते हैं। पूरा नाम है एडमंड स्पेंसर, ठीक है। अब इनका जो ये पोयम है, पेस्टोरल पोयम है, इनका शेफर्ड कैलेंडर, ये याद रखना। हिज बेस्ट नॉन वर्क क्या है? द फेरी क्वीन जो है इनका अच्छा बेस्ट नॉन वर्क है। ये रोमांटिक एपिक बेस्ड है शिवालरी पे। ये जो है इट इज ऑल्सो रेड, ये पढ़ा जाता है। इट्स एलेगोरिकल मीनिंग एंड डिजाइन। इसका जो मीनिंग है, इस मतलब जो एपिक ये जो है इसके बारे में बात करें, फेरी क्वीन के बारे में, ये बड़ा एलेगोरिकल है, रूपक बहुत है इसमें फेरी क्वीन में। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो पोयम होती है वो पोर्ट्रे करती है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। जो पोयम होती है वो उस टाइम की पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और धार्मिक प्रॉब्लम्स को दिखाती है। अब आते हैं शेक्सपियर पर। किसके किसके बारे में पढ़ा अभी हमने? किसके किसके बारे में? मॉर्लोव के बारे में, स्पेंसर के बारे में, और किसके बारे में अब पढ़ेंगे? शेक्सपियर के बारे में। ये तीनों एलिजाबेथन एज के इंपॉर्टेंट पोइट माने जाते हैं। अब इन सब की हमने बात कर ली। शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ दिस एज। उस एज के जो ग्रेटेस्ट पोइट थे वो थे शेक्सपियर। इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज उन्होंने क्या प्रेजेंट किया? रेनेसा। रेनेसा मतलब इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। फ्री विल का मतलब होता है मतलब आपकी फ्री इच्छा, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ह्यूमन डेस्टिनी इज शेप्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। तो इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि मानव की जो डेस्टिनी है, शेक्सपियर के बारे में मैंने आपको बताया था शायद, आपको अच्छा उसमें पीजीटी में एक टॉपिक था शेक्सपियर की डिटेल्स उसमें थी शायद। शेक्सपियर को लोग जो है मतलब वो मिडिल फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, इसीलिए लोग कुछ समझते नहीं थे। खैर, ह्यूमन डेस्टिनी शिफ्ट बाय ह्यूमन एक्शंस। वो कहते हैं कि देखो, भगवान कुछ नहीं बदलता है, भाग्य कुछ नहीं बदलता है, ये सिर्फ मानव के कर्म हैं जो बदलते हैं। और ये बात सच है। कहीं कहीं भाग्य आपको लगता होगा काम आता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। खैर, हिज ट्रेजेडीज स्पेशली ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, अच्छी पोइटिक पैसेजेस हैं, अच्छी हैं। अगर आपने पढ़ा हो इनको, मैंने पढ़ा है, मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। एक बार में तो मेरे को समझ ही नहीं आई थी। रिटन इन ब्लैंक वर्स वो लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। दे एक्सप्लोर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन पैशन एंड इमोशन। वो एक्सप्लोर करती है ह्यूमन पैशन को और इमोशंस को, ठीक है। शेक्सपियर हैज दिस क्रेडिट टू नैरेटिव पोएम्स ऑफ वीनस एंड एडेनिस और ल्यूक्रेसी। ल्यूक्रेसी की बात करें, इसके अलावा शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं। सॉनेट्स एवरीबॉडी नोज, 14 लाइन पोएम्स। दीज सॉनेट्स डील विद ट्रैजिक फेलियर इन लव एंड ब्रोकन फ्रेंडशिप। ये जो सॉनेट्स थी ये टूटे हुए दिल पे थी, टूटे हुए फ्रेंडशिप पे थी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, he developed his own structure and rhyme।
उन्होंने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर अपनी तरीके का डेवलप किया, अपनी तरीके की स्कीम ऑफ सोनेट डेवलप की. You are correct in your guess that his sonnets are called Shakespearean sonnets because of this reason. इसी वजह से उनकी सॉनेट सबसे अलग थी, क्योंकि उनका अलग स्ट्रक्चर था, उनका राइम स्कीम अलग था, इसीलिए उनका मतलब उनके सारे सॉनेट्स को शेक्सपियरियन सॉनेट्स के नाम से बुलाया गया. ठीक है. अच्छा, अगर हम इस टाइम की बात करें, सो इट वाज द टाइम व्हेन पोइट्री बिगैन टू बी पब्लिश्ड इन एंथोलॉजीज. जो पोइट्री थी वो किस में होने लगी, एंथोलॉजी में. ठीक है, मानव विज्ञान में जो है पब्लिश होने लगी. द बेस्ट नॉन ऑफ दीज टोटेज मिसलेनी. इसमें सबसे टोटल्स की मिसलेनी जो है 1557 में आई, वो काफी इंपॉर्टेंट थी. इट कंटेन्ड सॉन्ग्स, इसमें गाने थे और सॉनेट्स थे ऑफ पोएट्स लाइक व्याट एंड सरी. व्याट एंड सरी के इसमें सॉनेट्स थे और क्या था, सॉन्ग्स थे. दे अडॉप्टेड द इटालियन सोनेट फॉर इंग्लिश यूज. उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, इटालियन सोनेट को अडॉप्ट किया इंग्लिश यूज के लिए. द थर्ड नोबलमैन विद द टैलेंट फॉर राइटिंग वाज सर फिलिप सिडनी. अब यहाँ पे एक और नाम आता है सर फिलिप सिडनी का. आप इन नाम से अवेयर हो जाइए, जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप इनको कर ले जाओगे. ओके, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे सो कर ले जाओगे. फिलहाल तो सुरुचि आनंद जो आप पढ़ रहे हो, सुरुचि जो आप पढ़ रहे हो, ये तो फिलहाल तो सब में ही काम आएगा, इसको तो पढ़ना जरूरी ही है. अब बाकी हम देख लेते हैं. ठीक है. हमारी टीम ने डिस्कशन किया था, उन्होंने कहा था पहले तो आप एससीईआरटी को कराओ एक बार. तो एससीईआरटी तो मैं करा देती हूँ और ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, काफी आपका हो भी गया है, बस क्वेश्चंस और बना के भेजने हैं आपको. तो और दूसरी बात, जो ये चीजें हैं ये आपको काम आएंगी, ये तो आपको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में. तो अभी तो फिलहाल आप जो पढ़ रहे हैं वो तो ज़रूरी ही है पढ़ना, बाद में देख लेंगे कैसे क्या करना है. और बैचेस के मतलब ऐसे क्लासेस लगवा लेंगे जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों टॉपिक्स के. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आप लोग फ्लो में आ गए हैं तो किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर कोई हमारे ऊपर मतलब ऐसी कोई बात आती है, सो आई विल tackle all the problems, or I will bring a lot of questions before you, so don't worry about that. अच्छा, तो here we are talking about what, हम बात कर रहे हैं फिलिप सिडनी की. ठीक है. फिलिप सिडनी की सोनेट बहुत फेमस है. इसका नाम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला और ये लिखी गई है 1591 में. ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. अच्छा, अब हम अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें, 17th सेंचुरी जो है ये ट्रांजिशन और रिवोल्यूशन दोनों तरीके की एज मानी जाती है. जो 17th सेंचुरी है इसमें बदलाव भी हुआ था और इसमें क्रांति भी हुई थी. क्या क्या हुआ था 17th सेंचुरी में, ये ट्रांजिशन की भी एज है और रिवोल्यूशन की भी एज है. द इंग्लिश सोसाइटी इस बात की गवाह है, पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल की. कौन, इंग्लिश सोसाइटी इस बात के बारे में बताती है कि पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल्स की बात हुई थी 17th सेंचुरी में. दीज रिजल्टेड इन द सिविल वॉर, जिसका रिजल्ट क्या निकला, सिविल वॉर. ओके. और द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर ओलिवर क्रॉमवेल. गवर्नमेंट का निर्माण किसके अंडर में हुआ, ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में. द ओल्ड यूनिटी ऑफ एलिजाबेथन लाइफ वाज गॉन. जो पुरानी यूनिटी थी, अभी देखो पुरानी यूनिटी जो थी एलिजाबेथन लाइफ की वो चली गई. अब कौन आए हमारे, ओलिवर क्रॉमवेल. ठीक है. द नेशनल प्राइड ऑफ इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन का जो राष्ट्रीय दम्भ था, जो नेशनल प्राइड था, जो अभिमान था, लिसेंड, वो कम हो गया. एज द क्राउन लॉस्ट डिग्निटी, वो कम हो गया. कब, क्यों कम हो गया, क्योंकि क्राउन की जो डिग्निटी थी वो खत्म हो गई. राइट, 17th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि क्राउन की डिग्निटी जो थी वो खत्म हो गई और नेशनल प्राइड ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेजों का जो नेशनल प्राइड था वो कम हो गया. द एक्टिविटीज ऑफ जेम्स फर्स्ट, अब जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड की एक्टिविटी की बात करें, देखो एलिजाबेथन एज की बात और थी, लेकिन आगे की बात करें तो जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड showed a downfall from the Elizabethan height. एलिजाबेथन हाइट यहाँ पे थी, इन्होंने डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया. द न्यू मिडिल क्लास बिगेन टू शो पावर, अब नया मिडिल क्लास आया, उसने पावर दिखाना शुरू कर दिया. द इमेजिनेशन एंड इंथुजियाज्म, जो कल्पना थी, जो इंथुजियाज्म था मार्लोव का और स्पेंसर का, उसने एंड गेव वे टू द रैशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड. वहां पर मार्लो और स्पेंसर का जो इमेजिनेशन था उसने रैशनल और साइंटिफिक एटीट्यूड दिया एक तरीके से. द साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ टाइम, जो टाइम की साइंटिफिक स्पिरिट थी, हाउएवर डिड नॉट डिस्ट्रॉय पोइट्री, हालांकि इसने पोइट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया. द
द ग्रेट पोइट ऑफ द टाइम वाज जॉन मिल्टन। उस टाइम के जो ग्रेट पोइट थे वो जॉन मिल्टन थे। नेहा सिंह क्या कह रहे हैं मैम, टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। इसका पीडीएफ क्लियर, सुरुचि बेटा ऐसा ही पीडीएफ मिलेगा, बिकॉज मेरे को इस मैंने खुद ही स्टूडेंट से लिया है, क्योंकि ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं था और बुक आने में टाइम लग रहा था। एक मिनट गाइस होल्ड, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। ग्रुप में भेज देना। हाँ, द साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ द टाइम, जो उस टाइम की साइंटिफिक स्पिरिट थी, मतलब जो वैज्ञानिक भावना थी, वो जो है खत्म नहीं हुई। और उस टाइम के ग्रेट पोएट कौन थे? जॉन मिल्टन। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ही वॉज अ प्योरिटन, वो प्योरिटन थे, हु सर्व्ड क्रॉमवेल, जिन्होंने क्रॉमवेल को समर्थन दिया, सर्व किया एट एज लैटिन सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने क्रॉमवेल को सर्व किया रखा। उनका फर्स्ट रोड सम शॉर्ट पोएम्स जो थी एल एलेग्रो और इल पेंसिरोसो। कौन सी थी उनकी शॉर्ट पोएम्स? एल एलेग्रो और इल पेंसिरोसो। किसकी थी ये? जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन किस एज में आए थे? 17th सेंचुरी में। और ये इन्होंने किसको सर्व किया? लेटर सेक्रेटरी क्रॉमवेल को। उनकी एलिजी थी लेसिडिस लैमेंट्स, द डेथ ऑफ द फ्रेंड। लेमेंट का मतलब होता है रोना, विलाप करना, सो यू कैन लिंक इट विद, तो लेसिडिस लैमेंट्स जो है, मेरी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के तरीके आपसे अलग हो सकते हैं, सो इसीलिए उसको माइंड मत करना। He is mainly known for producing truly English epics such as Paradise Lost। ठीक है, वो जाने जाते हैं, जो उनका इंग्लिश एपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जैसे ही आप पैराडाइज लॉस्ट का नाम सुनेंगे वैसे ही क्या नाम आएगा? जॉन मिल्टन, राइट? पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। अब इनका पैराडाइज लॉस्ट होने का रीजन भी था, मैंने सुना था इनको कम दिखाई देता है या इनकी आंखें चली गई। पैराडाइज रिगेन्ड, एक बार इनका पैराडाइज खत्म हुआ, दूसरी बार रिगेन हो गया। अच्छा, दीज एपिक्स सीक टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये जो एपिक्स हैं, ये जो महाकाव्य हैं, ये बताते हैं द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि भगवान तक पहुंचने का तरीका क्या है, उसको जस्टिफाई करते हैं। मिल्टन जाने जाते हैं, मिल्टन इज रिगार्डेड द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोएट्स। ये इंग्लिश पोएट्स के इंपॉर्टेंट सबलाइम जाने जाते हैं। ही इज अ मास्टर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द ग्रैंड स्टाइल। इनका जो स्टाइल था उसको क्या बोलते हैं? द ग्रैंड स्टाइल। ही मेक्स यूजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। ये बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब एक तरीके से टच नहीं किए जा सकते, ऐसे वर्ड्स, मतलब फीलिंग्स जिसमें होती हैं, फुल ऑफ फीलिंग्स। तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स बहुत यूज किए, मैनी ऑफ देम ऑफ लैटिन ऑरिजिन। और बहुत सारे उन्होंने ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जो लैटिन ऑरिजिन के थे। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी राइटर्स वर द मेटाफिजिकल पोइट्स। अब इसमें एक और नाम आपका आएगा, जॉन डॉन। जॉन डॉन, यहाँ पे फिगर्स भी बने हुए हैं, इनके पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। So, an important group of 17th century writers were the metaphysical poets. देखो, जॉन डॉन के साथ एज अ लीडिंग फिगर जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, रिचर्ड क्रॉशा और हेनरी वॉगम। ये नाम आप कैसे याद करेंगे? ये इनको आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन इनको जब 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो हर्बर्ट, मार्वल, क्रॉशा और वोगन आपके फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने किसी को, अच्छा आपको, आप लोगों को जो स्कूल में आपने पढ़ा था उसमें से कुछ भी याद है क्या? मतलब कोई ऐसा है जो स्कूल में जो पढ़ा है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें से कुछ भी याद है? मतलब जब आप लोगों ने स्कूल पढ़ा है, नेहा को याद है?
कह रही है सबलाइम क्या होता है। सबलाइम का मतलब होता है बेहतरीन। सबलाइम जो होता है उसका मतलब दीपशिखा कह रही पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज, ये वही 17th सेंचुरी में आएंगे, पर्टिकुलर ईयर उस पे लिखे नहीं है। हाँ वो 17th सेंचुरी जैसे इसने सुरुचि और ने बताया 1667 इसके अकॉर्डिंग। 12th में एससीईआरटी एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा, मेधावी कह रहे मुझे याद है ग्रेजुएशन में। सबलाइम का मतलब बेहतरीन, कहाँ पे था सबलाइम, हाँ मिल्टन इज रिगार्डेड द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोएट्स, मतलब बेहतरीन एक्सीलेंट इंग्लिश पोएट माने जाते हैं, ये यहाँ पे था। ओके ओके, मैं एक्चुअली जब आपको पढ़ाती हूँ ना तो डायरेक्ट आपके कमेंट्स नहीं देख पाती, बाद में देखती हूँ जब जब हम बैक जाते हैं, बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ वैसे कमेंट्स। पहले हमारा मतलब एप्लीकेशन का तरीका दूसरा था, अभी थोड़ा चेंज हो गया ना इसलिए। हाँ जी। सो हम किसकी बात कर रहे थे, हम 7th सेंचुरीज के राइटर्स की बात कर रहे थे। और उसमें जो नाम हमारे सामने आ रहे थे वो आ रहे थे हर्बर्ट, मावल, क्रॉशा, वॉकम, ये नाम आ रहे थे, तो मैंने कहा था ये आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वो बन गए होंगे अभी तक आपके फ्रेंड्स। तो ये मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब समझते हैं, मेटाफिजिकल एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप ना एलिमेंट्री थिंग्स डालते हैं, इसमें आप भगवान को भी आगे लाते हैं मेटाफिजिकल में। आप मतलब अ, भूतों की बातें भी करते हैं, आप भगवान की बातें भी करते हैं, आप क्या कहते हैं, प्रेतों की बातें भी करते हैं, इन सबको ऐसी सारी बातें करनी जिसमें इमेजिनेशन बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, उन सब की बातें करते हैं। सो उसको मेटाफिजिकल पोइट्री बोलते हैं, जिसमें सब सब बातें इमेजिनरी ज्यादातर आती हैं, आध्यात्म से संबंधित भी होता है, इसमें भूत भूत से संबंधित होता है, सुपर ह्यूमन होते हैं वो सब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हेनरी वॉगन वर इंपॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द ग्रुप। ओके, हाँ तो जॉन डॉन के हाँ, यू मे हैव नोटिस द यूज ऑफ अनकॉमन सिमिलीज। आपने जॉन डॉन की पोएम में एक चीज नोटिस करी होगी, अनकॉमन सिमिलीज और मेटाफर्स। सिमिलीज भी आपको बताया मैंने, मेटाफर भी बताया। डू दे हैव सम इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द पोएम, क्या वो पोएम में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन रखते हैं। दे ब्रिंग टू आवर नोटिस रिलेशनशिप्स अमंग अनकॉमन थिंग्स। ठीक है, तो हमारे नोटिस रिलेशनशिप लाते हैं अनकॉमन थिंग्स के बीच में। द मेटाफिजिकल पोएट्स रोट ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है वो बेसिकली अध्यात्म पर बेस्ड होती है, जो कि वही मैंने बताया था। बट देयर लव पोएम्स आर इक्वली फैसिनेटिंग, लेकिन उनकी प्यार वाली पोएम जो है वो पूरी तरह फैसिनेटिंग, पूरी तरह फैसिनेटिंग है। ठीक है, फैसिनेटिंग मतलब लुभाने वाले। द मेजर पोइट, द मेजर पोइट ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज जॉन ड्राइडन। जो मेजर पोइट हैं लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री के, वो है जॉन ड्राइडन। अब इनकी इंपॉर्टेंस सुनते हैं, एक एक करके आप लोग याद रखना। ठीक है, बाद में हम इनको एक साथ क्वेश्चंस के अंदर ले आएंगे। हिज मेजर पोइटिक वर्क्स जो था वो मैप फ्लैक्नो और एब्सलोम और एकिटोपल, ये सब सटायर्स थे। सटायर्स मतलब व्यंग। वो किससे डील करते थे, अच्छा ये जो है फ्लैक्नो, एब्सलम, एकिटोपल, ये किसका है, ये जॉन ड्राइडन का है। द डील विद द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ऑफ द टाइम। अच्छा ये किसकी बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक विवाद है उस समय के, उसकी बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की बात किसमें आएगी, जॉन ड्राइडन। ही इज बेसिकली सैटायरिस्ट। जॉन ड्राइडन क्या है, सैटायरिस्ट। स्टिल ही मेक्स इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है। वी ऑल्सो नो हिम फॉर हिज यूज ऑफ क्लासिक्स एंड हीरोइक कपलेट। अब जो हीरोइक कपलेट की बात आ गई, क्लासिक की बात आ गई, तो हमें इनका जॉन ड्राइडन का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि हीरोइक कपलेट में ही इनकी महानता हासिल थी फॉर सीरियस इंग्लिश पोइट्री। ओनली वन अदर पार्ट ऑफ द पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज सैमुअल बटलर। अब सैमुअल बटलर की हम बात करें, जिनका ह्यूडिब्रेस जो था वो बहुत फेमस था। और ये ह्यूडिब्रेस किसके लिए लिखा गया था, ये एक व्यंग था, ये एक सैटायर था प्यूरिटन्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी लाइन सैमुअल बटलर से रिलेट करेंगे, ह्यूडिब्रेस से रिलेट करेंगे, प्यूरिटन से रिलेट करेंगे। सो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सारी चीजें जो आप कर रहे हो, ये तो मैं आपको एज इट इज भेज दूंगी, आप इसको एक दो बार और देख लेना।
अब हम बात करें 18th सेंचुरी की। देखो थोड़ा सा कम क्लियर होगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, और एनोटेशन के साथ ही मैं आपको भेज भी दूंगी जो मैं। व्हेन वी अप्रोच द 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, वी फाइंड रीजन एंड ऑप्टिमिज्म, हमें कारण मिलता है, आशावाद मिलता है एज अ मेन क्वालिटी ऑफ दिस एज। 18th सेंचुरी की मेन क्वालिटी क्या मिलती है? इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा गाइज, और क्वेश्चंस मैं आपको भेजती हूँ। इसकी क्वालिटी मिलती है ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावाद। पीपल बिलीव दैट देयर्स इज अ गोल्डन पीरियड। पीपल मानते हैं कि ये गोल्डन पीरियड है, सिमिलर टू दैट ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस। ये बिल्कुल जैसे रोमन एम्परर ऑगस्टस के टाइम पीरियड का, उससे सिमिलर है। हेंस द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली 18th सेंचुरी। जो ऑगस्टन एज आया, मतलब जो नेम आया वो 18th सेंचुरी के आसपास आया। द पोइट्स यूज्ड ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स। पोइट्स जो है उन्होंने ग्रीक एंड रोमन ऑथर को यूज किया क्लासिकल एंटिक्विटी के लिए, और अपने स्टाइल को मॉडल्स ऑफ स्टाइल देने के लिए उन्होंने ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स के काम को यूज किया। हेंस द पीरियड इज आल्सो डिस्क्राइब्ड न्यू क्लासिक। ये जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड बताया गया, इसको न्यू क्लासिक बोला गया। इस टाइम एग्जिस्टेंस में आया अलेक्जेंडर पोप, वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द टाइम। उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने गए अलेक्जेंडर पोप। ठीक है। इन्होंने कुछ शॉर्ट पोएम्स लिखी। ही हैज रिटन सम शॉर्ट पोएम्स ऑन नेचर एंड सीजंस, मतलब प्रकृति और मौसम पर इन्होंने कुछ शॉर्ट पोएम्स लिखी, सच एज फोर पैस्टोरल्स। बट उन वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा डेंसियड, एपिसल और टू डॉक्टर ऑर्बिटनॉट, उनकी पोइट्री जो है वर्बल इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है, और इसको हम विट बोलते हैं। विट का मतलब होता है वर्बल इंटेलिजेंस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अलेक्जेंडर पोप की। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इन्होंने शॉर्ट पोएम्स लिखी, किस पर लिखी? नेचर एंड सीजन्स पर। उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? फोर पैस्टोरल्स। और उनका क्रिटिकल एंड सटायरल पोएम्स जो थी उनमें कौन कौन सी? रेप ऑफ द लॉक, डंसियाड एंड एपिसल ऑफ डॉक्टर ऑर्बिटनॉट। ही मेक्स फाइन यूज ऑफ क्लासिक कपलेट। उन्होंने क्लासिक कपलेट का बहुत ही अच्छा यूज किया। किसने किया? पोप ने। टू मेक कंडेंस्ड ऑब्जर्वेशन को एक तरीके से बढ़िया करने के लिए। उन्होंने कहा अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अच्छा, आ लिटिल है यहाँ पे ये मत सोचना लिटिल है, क्योंकि गाइस लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो आगे चल के एक तरीके से कहावत बन गई। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। मतलब गलती करना इंसान की आदत है, और भगवान की आदत है उसे भूल जाना। बिफोर वी कम ओवर टू द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, अब हम अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो हम बहुत सारे पोएट से मिलते हैं जिन्होंने रोमांटिक रिवाइवल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, अब इसमें कौन कौन से थे? इनके नाम रोमांटिक रिवाइवल में 19th सेंचुरी की बात करें, सो जेम्स थॉम्सन, रॉबर्ट ब्लेयर, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर, ये जो है ये ट्रांजिशन की एज के पोएट्स माने जाते हैं। उनका नेचर के प्रति जो प्यार था और ह्यूमन फीलिंग्स का जो प्रेजेंटेशन था इन सिंपल लैंग्वेज, वो बहुत ही ज्यादा नोटवर्दी था, मतलब नोट करने लायक था। Don't you feel that burns? My love is like a red, red rose, and Gray's elegy written in a country churchyard look like any other romantic poems. The romantic revival in English poetry is often associated with the works of William Wordsworth. अगर रोमांटिक रिवाइवल की बात करें तो सबसे पहला नाम अगर आप पाएंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ का आएगा, मतलब अक्सर जाने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा सैमुअल टेलर। अरे ये नोटेशन भी चल रहा है साथ साथ। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री इज ऑफन एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। द मोमेंट refers to the renewed interest in nature and simple life, an interest in the past and exotic. डोंट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया सर्टेन कॉमन थिंग्स, कुछ कॉमन थिंग्स के बारे में? पोइट्स की कुछ कॉमन थिंग्स क्या थी? जैसे इंडिविजुअलिज्म, फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, मतलब अकेले रह करके अपनी बात करना, फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, काल्पनिक बातें करना, ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक, मानववादी विचारधारा अपनाना। यू मे रिगार्ड इट्स डेमोक्रेटिक और लिबरलाइजिंग मूवमेंट।
आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक तरीके से ये लोकतंत्रवादी था और स्वतंत्रता जैसा एक आंदोलन जैसा पाया गया। पोइट्स की जो मतलब पोइट्री थी उसमें, द पोइट्स sought to do away, उन्होंने मांगा बाहर विद द रिजिड एप्लीकेशन ऑफ क्लासिक नॉर्म्स। उन्होंने क्या किया, पोइट ने क्या मांगा, टू डू अवे विद द रिजिड, जो रिजिड एप्लीकेशन थे उससे दूर रह के उन्होंने बात की। ठीक है, और अपनी राइटिंग में कन्वेंशन लाया, एक नई चीज लाए। इन दिस रिगार्ड यू विल हैव टू रिमेंबर, तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो प्रभाव था, उसने लिबर्टी को, स्वतंत्रता को, समानता को, भाईचारे को बढ़ावा दिया। ठीक है, सोशल लाइफ में तो उसका असर जो है वो पोएम्स पे भी पड़ा। जनरली क्या होता है, जो सोसाइटी में चल रहा होता है उसका पूरा असर ह्यूमन माइंड पर पड़ता है, और चूंकि ह्यूमन माइंड पोयम लिखता है तो उसका पूरा असर पोयम पे पड़ता है। तो देयर वर ऑल्सो सर्टेन अदर इन्फ्लुएंसेस, और जो हमारे प्रभाव थे काम पर, वो थे द राइटिंग ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक्स रॉसो। जीन जैक्स रॉसो काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंच फिलोसोफर है, उनकी राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। द वर्क्स ऑफ जर्मन श्लेगल ब्रदर्स, ऑगस्ट विल्टम एंड फ्रेडरिच, एंड द ग्लोइंग इंटरेस्ट इन बैलेट्स, बैलेट्स मतलब वही सैड पोइट्री, और इंग्लिश मिडाइवल लिटरेचर की बात करें। अच्छा, अब आते हैं बाइशप पर्सी। बाइशप पर्सी की जो बुक है रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765 में लिखी गई, ये इंटरेस्ट क्रिएट करती है। अब बात करते हैं वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा। क्या कह रहे हैं, हम लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर पीरियड मिडिल एज एंड क्लासिकल एज पोइट। मतलब क्या कह रही हो, इंपॉर्टेंट पोइट एंड राइटर्स। हाँ, उनकी एक लिस्ट बनाती हूँ, फिर आपको उसको भेज देती हूँ। जितना बड़ा ये टॉपिक है ना, ये इसको दो दो से तीन बार टाइम देना पड़ेगा। हाँ, सो बेसिकली क्या हम बात कर रहे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स की, ओड्स की, सॉनेट्स की, वर्स टेल्स की एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स की। Be it Lucy, poems and the prelude, his love of nature is always prominent. William Wordsworth का नेचर फॉर हिम इज a spiritual presence. उनके लिए जो नेचर था वो spiritual presence था, आध्यात्मिक चीज थी। It provides creative training. Human sensibility में उन्होंने creative training दी। It may be an interesting fact. ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है ये जानने के लिए, दैट कोलेरिज ने वर्ड्सवर्थ को ज्वाइन किया इन द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स 1798 में। इन्होंने कोलेरिज ने वर्ड्सवर्थ को ज्वाइन किया। द बुक विच गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश पोइट्री, ऐसी बुक जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री को, लिरिकल बैलेट ने एक नया डायरेक्शन दिया। While Wordsworth represented the familiar as unfamiliar, वर्ड जबकि वर्ड्सवर्थ में ने क्या रिप्रेजेंट किया, फैमिलियर को अनफैमिलियर की तरीके से। कोलरिज डिड द रिवर्स, कोलरिज ने इसका उल्टा किया, उन्होंने फैमिलियर तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया। इन कुबला खान द एंशियंट मैरिनर एंड क्रिस्टबेल, कुबला खान में कोलरिज ने बताया उनका इंटरेस्ट जो मिडाइवल फॉकलोर है, मिडाइवल लोग हैं, मिडाइवल लोगों का ग्रुप है, उसमें काफी था। अदर पोइट्स लाइक लॉर्ड ब्रायन, पर्सी ब्रिज शेली और जॉन कीट्स, ये जाने जाते हैं यंगर रोमांटिक्स, मतलब ये थोड़े से मतलब यंगर रोमांटिक्स जाने जाते हैं। बायरन का जो वर्क है, मैनफ्रेड, केन, चाइल्डी, हैरोल्ड, विजन ऑफ जजमेंट एंड जॉन डुआन, ये भी अब बायरन का वर्क जो है उनके बारे में एक दो बार पढ़ना है। ये क्या बताता है, पैशन ऑफ लिबर्टी एंड डिफेसियंस ऑफ कन्वेंशन। शैली की बात करें, शैली जो है रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट माने जाते हैं। उनके जो पोएम है, एडोनाइस है, स्काईलार्क है, और द क्लाउड है, द वुड ऑफ द वेस्ट विंड है। इसको पूरा मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी अलग अलग राइटर्स के। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है और क्वीन मैम है। देखो इसमें पता क्या करना पड़ेगा, वंदना कह रही क्लियर नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ। इसमें जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसमें सारे जितने भी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, सारे पोएट्स को लिखना पड़ेगा, उनका टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा, उनके सारे जितने भी वर्क्स हैं वो लिटरेरी वर्क्स लिखने पड़ेंगे, मतलब और मतलब एक तरीके से बहुत कुछ इसमें बन सकता है, फिर जाकर के ये याद होगी। मतलब मेरे को अगर मैं देखूं तो मैं करूंगी, इस पे काम करूंगी टाइम निकाल के आज या कल में। देखती हूँ किसी से बनवाती हूँ, उसको बोलूंगी कि इसमें सारे टाइम पीरियड अलग करके बनाओ, उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ये आपको देखती हूँ नेट पर अगर कहीं अवेलेबल होगा तो
वैसे अवेलेबिलिटी है नहीं चीजों की, लोग बनाते हैं और अपने लिए रख लेते हैं। इन हिज लॉन्गर पोयम्स, अच्छा अब हम बात किसकी कर रहे हैं, शैली की। शैली की जो बड़ी पोयम्स हैं, ही गिव्स अ वेंट, वो सुधार की बात करते हैं। इन द शॉर्टर पोएम्स, शॉर्ट पोएम्स में है जैसे ओड्स एंड लिरिक्स हैं, वो रोते ही लेमेंट्स द हार्डशिप, वो मेहनत पर रोते हैं जहां से वो आए। अगर कीट्स की बात करें तो कीट्स की पोएम्स हैं ईव ऑफ सेंट एग्निस, लामिया और ओड्स एंड बैलड्स हैं जो कि सेंसिटिव अप्रोच बताते हैं और ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करते हैं। जॉन कीट्स फेमस हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। Okay, so the most striking quality of Keats' poetry is its appeal to the senses. ये आपको अंदर तक हिला देती है कीट्स की पोइट्री, क्योंकि लव ऑफ परफेक्शन पे बेस्ड है। परफेक्शन के लिए कितना प्यार है, ग्रीक लव। अच्छा, अगर हम बात करें इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओडे टू साइक, द वर्ड्स प्रेजेंट टू आई ऑफ द पीसेस ऑफ नेचर। तो जॉन कीट्स की दो लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, hushed cool rooted flowers, fragrant eyed, blue silver white and burden tried। ये इन्होंने लिखा है, लिख दिया बर्ड टाइरियन। एज वी प्रोसीड फर्दर, अगर हम आगे चलें तो हम क्वीन विक्टोरिया का थ्रोन पर आना देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901, एकदम जब हम इस एज में आ गए, अभी से थोड़ी पहले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात होती है। क्या होती है, एक तो डेमोक्रेसी का राइज होता है ना, मतलब मोनार्की खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड करने लगता है। द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हो जाती है, तो उसी तरीके से पोइट्री पे भी सारी चीजें आ जाती हैं। अ नंबर ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ देम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डार्विन का थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये सबको पता है। इट हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द एज, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस एज पर। इट चैलेंज्ड द बाइबिलिकल वर्जन, ये बाइबिलिकल वर्जन को चैलेंज करता है क्रिएशन में, मतलब बाइबल इसमें आ जाती है थोड़ी थोड़ी, और आदमियों का फेथ को एक तरीके से हिला देता है। क्रिश्चियनिटी में जो आदमी का फेथ होता है उसको शू कर देता है, बढ़ावा देता है। डिस्पाइट दिस रोमांटिक ट्रेडिशन कंटिन्यू, लेकिन इसके बावजूद भी जो रोमांटिक ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू रहती है 19th सेंचुरी के बाद तक। यद्यपि द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी के उद्भव की बात करें और पब्लिक चेंज फंक्शन की बात करें, पोइट्री भी चेंज हो जाता है उसी हिसाब से। इट केम टू बी रिलेटेड मोर टू लाइफ देन द रोमांटिक, अब रोमांटिसिज्म से लाइफ यानी जिंदगी पर ज्यादा चीजें आ जाती हैं। द रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ द एज, एल्फ्रेड टेनिसन, अब उस टाइम के जो पोइट्स थे उस एज के, अल्फ्रेड टेनिसन, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्रूक एंड विल्फ्रेड ओवन। इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। वंदना कह रही क्लियर नहीं आ रहा, मेरे को खुद को क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ चलो एक बार इसको देख लेते हैं, जितना जितना दिख रहा है उस तरीके से। अब आते हैं टीएस एलियट पर। टीएस एलियट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 1888 टू 1965, है ना। अब आ रहे हैं धीरे धीरे अपने टाइम पर। वॉज सर्टेनली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ द टाइम, टीएस एलियट उस टाइम के सबसे ज्यादा प्रभावशाली पोएट थे। उनकी अर्ली पोएम्स की बात करें, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि मैंने आपको बताई, और द वेस्टलैंड, ये जो थे, ओके, ये प्रेजेंट करते हैं द हॉलोनेस एंड वल्गैरिटी ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो मॉडर्न सभ्यता है उसके अंदर कितनी खालीपन है और कितना वल्गैरिटी है वो बताते हैं। विच डज नॉट हैव एनी अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो कि कोई मतलब जो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है और उसके अंदर पूरे खालीपन है, वल्गैरिटी है। हिज लेटर पोएम्स सच एज एश वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स, ये पोर्ट्रे करते हैं डिसइल्यूजनमेंट, एग्नी एंड सर्च फॉर वैल्यूज। तो इनकी जो पोइट्री है, इनका जो लेटर पोएम्स हैं, एश वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं सोसाइटी में कितनी एग्नी है, कितना डिसइल्यूजनमेंट है, मतलब कितना भ्रम है, कितना दर्द है, और वैल्यूज की कितनी जरूरत है, मतलब एक तरीके से सर्च ऑफ वैल्यूज चलना चाहिए। अच्छा, अब इसको कर ही देते हैं, आपको पूरा ही कर देते हैं। ड्यूरिंग 1930 अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, डब्ल्यू एच ऑर्डन की बात करें 1930 के बाद,
सीसिल डे लेविस, लुइस मैकनीस, स्टेफन स्पेंसर, इन्होंने रिएक्ट किया किसके अगेंस्ट? आर्ट फॉर आर्ट सेक। इन्होंने कोशिश की मार्क्स की फिलॉसफी फ्रेड की साइकोलॉजी के साथ लाने की। क्या इन्होंने कंबाइन किया? मार्क्स की फिलॉसफी और फ्रेड की साइकोलॉजी को एक साथ लाने की पोयम में। ऑर्डन की बात करें, ऑर्डन ने 1930 में अपनी पोयम से स्पेशली लुक स्ट्रेंजर में ये रिवील किया कि कितना ज्यादा इम्पेशंस है, धैर्य नहीं है सोसाइटी में, और पूंजीवाद कितना बढ़ गया है। विलियम एप्सन की अगर हम बात करें और डायलन की बात करें, डायलन थॉमस की, तो ये बिलोंग करते हैं पोइट के दूसरे ग्रुप से, who sought to escape from the world of ideas, जो बचते हुए पाए गए वर्ड ऑफ आइडियाज के और प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम से बचते हुए पाए गए। कुछ ऐसे पोइट्स भी हैं, उनमें नाम आता है विलियम एम्सन का और डायलन का। दे चोज टू एक्सप्रेस द इनर केओस, उन्होंने अंदर जो केओस है, अंदर का शोर जो है, उसको दिखाने की कोशिश की। जैसे एम्बिग्विटी, अस्पष्टता और इनएग्जैक्ट, मतलब जो चीजें अस्पष्ट हैं उनको दिखाने की कोशिश किसने की? एम्सन और डायलन ने। वो दुनिया से अलग थे, प्रॉब्लम से अलग थे, अंदर की बात करी। डायलन थॉमस वाज द न्यू रोमांटिक, वो एक नए रोमांटिक थे। हिज पोएम